नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आरआरबी एनटीपीसी की जो पीवाईक्यू सीरीज है वो हमने स्टार्ट की हुई है। उसी सीरीज का जो है आज हम यहाँ पे 24th पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है 23 पार्ट जो है हम करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली पहले आपको वो पार्ट्स देखने चाहिए। काफ़ी सारा जो है उसके अंदर स्टैटिक प्लस करंट जो है डाटा उसके अंदर बताया गया है। तो चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है, और इन सभी पीडीएफ को जो है आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। फ्री में कहाँ पर प्राप्त करेंगे? हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और स्टैटिक प्लस करंट अफेयर की सीरीज भी हमने जो है स्टार्ट कर दी है। एवरी सैटरडे संडे दो दिन जो है आपको वो क्लास देखने को मिलेगी। ठीक है, 2 दिन आपको जो है क्लास देखने को मिलेगी, सैटरडे और संडे को। 2 टॉपिक्स करवा देंगे इसके अंदर, और 2 टॉपिक जो है करंट प्लस स्टैटिक दोनों से रिलेट करेंगे। और जो है सैटरडे संडे को 4 PM पर ये क्लास आ जाएगी। तो इन सभी क्लासेस को जो है आप देखना ना भूलिएगा अगर आप CBT 1 क्लियर करना चाहते हैं तो। ठीक है, और इन सभी की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है मानव गतिविधियों एवं प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम क्या है। तो प्राग ऐतिहासिक काल का जो है सही जो कालानुक्रम है वो पूछा गया है। धातु युग, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण, नवपाषाण। तो ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले पुरापाषाण काल आया था, उसके बाद मध्यपाषाण काल आया था, और उसके बाद जो है नवपाषाण काल आया था। ठीक है, इससे रिलेट आप क्या याद रखेंगे, कुछ की चीज़ें जो है मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ पुरापाषाण, उसके बाद आया मध्यपाषाण, और उसके बाद आया नवपाषाण। ठीक है, ऐसे आप याद रखेंगे, मध्यपाषाण, पुरापाषाण और नवपाषाण। अब मैं पुरापाषाण की बात करूं तो ये जो काल था ये कहाँ से जो है इसके अंदर क्या क्या यूज हुए थे। इस काल में जो है मोटे पत्थरों और औजारों का जो है इस्तेमाल किया जाता था। और ये जो इस काल के दौरान जो है शिकार और संग्रहण किया जाता था। इस काल में गुफा चित्रण भी किया जाता था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो पुरापाषाण की थी, रॉबर्ट ब्रूसफुट, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में पुरापाषाण काल की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। जो ये रॉबर्ट ब्रूसफुट थे, 1863 में पुरापाषाण की खोज इनके द्वारा की गई थी, और ये सबसे प्रथम व्यक्ति थे। इसी जो है मध्यपाषाण काल की मैं बात करूं तो मध्यपाषाण काल की जो खोज है ये किसने की थी? कार्लाइकल ने की थी। ठीक है, कार्लाइकल ने जो है इसकी खोज की थी। कब की थी? 1867 में जो है इसकी खोज की थी। ये 1867 में की गई थी। ठीक है, उसके बाद नवपाषाण में आप क्या याद रख सकते हैं? नवपाषाण में जो है इस काल में स्थायी निवास बनने स्टार्ट हो गए थे। जो नवपाषाण काल है ना, इस काल में स्थायी निवास यानी कि जो रहने के घर होते थे ना वो बनने इसके अंदर स्टार्ट हो गए थे। स्थायी निवास बनने शुरू हो गए थे। इसके बाद आप क्या याद रखेंगे? और इसी काल में जो है नवपाषाण काल में जो औजार होते थे वो उन्नत औजार बनने शुरू हो गए थे। मतलब धीरे धीरे इंसान ने जो है वो प्रगति की। पुरापाषाण में कुछ चीज़ें करता था, फिर उससे जो अपडेशन की चीज़ें हैं वो मध्यपाषाण में की जाने लगी, और नवपाषाण में जो है वो इंसान अच्छी तरह से जो है परिपक्व हो गया था हर काम करने के लिए। इसमें क्या याद रखेंगे? पुरापाषाण की खोज किसने की थी? 1863 में की थी, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। मध्यपाषाण की खोज कार्लाइकल ने 1867 में की थी। और ये जो नवपाषाण था इसके अंदर जो है उन्नत औजारों का इस्तेमाल करना सीख गया था इंसान, और जो है स्थायी निवास भी उसने जो है अपने लिए बनाना शुरू कर दिया था। इतनी जानकारी जो है आप याद रखेंगे। और क्या याद रख सकते हैं इसके बारे में? इसी काल में जो नवपाषाण काल में जो है कृषि और पशुपालन की भी शुरुआत हुई थी। ये चीज़ भी जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो इसमें क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया किस देश का राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी है।
तो भारत के अलावा, ठीक है, सबसे पहले आपको पता चल गया भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी। क्रिकेट नहीं है, कभी आप क्रिकेट सोचते हो, क्रिकेट ज़्यादा फेमस है बस, और कुछ नहीं है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, हॉकी। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी है। और जो भारत में हॉकी की शुरुआत है वो कहाँ पर हुई थी, तो भारत में हॉकी की जो शुरुआत है ये कब हुई थी, 1855 में हुई थी। 1855 में कैसे हुई थी, कोलकाता में पहले हॉकी क्लब की स्थापना हुई थी। कोलकाता में पहले हॉकी क्लब की, ठीक है। हॉकी की शुरुआत जो थी, हॉकी का पहला जो क्लब था वो 1855 में कोलकाता में खोला गया था। और 1925 में भारतीय हॉकी संघ की स्थापना हुई थी। तो आप ये भी याद रखेंगे भारतीय हॉकी संघ की स्थापना कब हुई, भारतीय हॉकी संघ, भारतीय हॉकी संघ की स्थापना जो है 1925 में हुई थी। और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या याद रख सकते हैं, जो भारत में हॉकी की लोकप्रियता बढ़ने के साथ मुंबई, पंजाब और हॉकी में भी क्लब बनाए गए। ये एक बेसिक इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। 1895 में बेटन कप की स्थापना हुई थी, जो भारत की सबसे पुरानी हॉकी प्रतियोगिता है। ये याद रखना, बेटन कप किससे रिलेटेड करता है, बेटन कप, बेटन कप हॉकी से संबंधित है। ये याद रखना, बेटन कप हॉकी से संबंधित है। ठीक है, बेटन कप जो है हॉकी से संबंधित है। और क्या याद रख सकते हैं, साल 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने पहली बार हॉकी में जो है स्वर्ण पदक जीता था। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है, पहला स्वर्ण पदक हॉकी का। कब जीता था, 1928 में, ठीक है, 1928 में जीता था। और एम्स्टर्डम में ये जो है स्वर्ण पदक जीता गया था। 1928 से लेकर 1956 तक भारत की हॉकी टीम ने लगातार 6 बार ओलंपिक चैंपियन रही थी। ये आप याद रखेंगे। और जब भी हॉकी का नाम याद आएगा, हॉकी का नाम आएगा, तो आप क्या याद रखेंगे, मेजर ध्यानचंद को आप याद रखेंगे। ठीक है, मेजर ध्यानचंद कौन थे, तो ये भारत के ही खिलाड़ी थे। इनको जो है हॉकी का जादूगर कहा जाता था। ठीक है, हॉकी का जादूगर जो है वो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। और जो है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, खेल दिवस। ठीक है, 29 अगस्त को जो है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ध्यानचंद को जो है हॉकी का जादूगर और द मैजिशियन के नाम से जाना जाता है। इनके जन्म की बात करूं तो 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म हुआ था। 29 अगस्त 1905 को जो है मेजर ध्यानचंद का जो है वो जन्म हुआ था। तो इतनी जानकारी आप हॉकी और मेजर ध्यानचंद के बारे में याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी ही है। ठीक है, जैसे भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, वैसे ही पाकिस्तान का भी जो खेल है वो हॉकी ही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर अवस्थित है, तो ये बैरन द्वीप में जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अवस्थित है। और ये बैरन द्वीप जो है ये कहाँ पर हो जाएगा, ये अंडमान सागर के अंदर अवस्थित है, अंडमान सागर। और अंडमान सागर कहाँ पर अवस्थित है, अंडमान सागर। ठीक है, अंडमान सागर के अंदर ये अवस्थित है जो बैरन द्वीप है। और यह द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से करीब 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, आप याद रखेंगे अंडमान सागर जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर से
135 किलोमीटर दूर जो पूर्व उत्तर पूर्व में स्थित है। और ये जो क्या नाम है, पोर्ट ब्लेयर है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पोर्ट ब्लेयर, ये किसकी राजधानी है? ये राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की राजधानी है। लेकिन अब इसका जो है नाम चेंज कर दिया गया है। नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? तो नाम चेंज करके इसका नाम कर दिया गया है विजयपुरम। ठीक है, 2024 में ये नाम चेंज किया गया है, तो इसको थोड़ा अपडेट रखना, पूछा जा सकता है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर विजयपुरम किस वर्ष किया गया? या फिर ये पूछा जा सकता है पोर्ट ब्लेयर का नाम जो है क्या किया जा चुका है? ये चीज़ें जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, बैरन द्वीप कहाँ पर हो जाएगा? अंडमान सागर के अंदर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है? सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों से भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थी। वह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो यहाँ पे किसकी बात हुई है? सहायक संधि की बात हुई है। सहायक संधि, ठीक है, ये किसने जो है लागू की थी? ये वेलेजली ने लागू की थी, वेलेजली ने। ठीक है, वेलेजली, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। और ये लागू कब की थी? 1798 में जो है इसको लॉर्ड वेलेजली ने लागू किया था। और जो सहायक संधि को अपनाने वाला सबसे पहला कौन था? सहायक संधि को अपनाने वाला सर्वप्रथम, तो ये कौन था? हैदराबाद के निजाम थे, हैदराबाद के निजाम। तो ये थे हैदराबाद के निजाम, इन्होंने ही जो है वेलेजली की सहायक संधि को अपनाया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया 31 मई 2019 को भारत का वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। तो किसे जो है 31 मई 2019 को भारत का वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था? तो ये निर्मला सीतारमण को जो है भारत का वित्त मंत्री 2019 में जो है बनाया गया था, 2019 में। उसके बाद आप क्या याद रखेंगे? निर्मला सीतारमण ने जो अभी बजट पेश किया है 2025 का, ठीक है, 25-26 के लिए जो इन्होंने बजट पेश किया है, लगातार 8वां बजट पेश किया इन्होंने, ये लगातार 8वां बजट पेश किया है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ये पूछा जा सकता है 2025-26 में लगातार निर्मला सीतारमण के द्वारा कौन सा बजट जो है पेश किया गया है। इसके बाद एक और ये आप याद रखेंगे, निर्मला सीतारमण जो है ये पूर्णकालिक रक्षा मंत्री नियुक्त होने वाली पहली महिला थी। पूर्णकालिक रक्षा मंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है, ये याद रखें। कब नियुक्त हुई थी? 2017 में नियुक्त हुई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है चंद्रमा को अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? तो चंद्रमा को अपनी दूरी नहीं होएगा, ये धुरी होएगा। धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? तो ये 27.3 पृथ्वी दिवस जो है चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में लगते हैं। ठीक है, 27.3 पृथ्वी दिवस जो है इसको लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं तो पदार्थ के अंगों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो एक ही पदार्थ के अंगों के बीच लगने वाले आकर्षण, सबसे पहले आप याद रखेंगे, एक तो आसंजक बल होता है। ठीक है, आसंजक, ये लिखा ही हुआ है यहाँ पे, कोई नहीं, ये देख लेना। आसंजक बल होता है एक, और एक होता है ससंजक बल। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये इनके अंदर डिफरेंस क्या है, जो ये असंजक और ससंजक बल में डिफरेंस क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। आसंजक बल क्या होते हैं? तो आसंजक बल वो होते हैं, यह बल अलग अलग पदार्थों के अंगों को जो है एक साथ बांधता है। ठीक है, यह बल अलग अलग
पदार्थों को एक साथ बांधता है। और ससंजक बल की बात करूं तो इसके अंदर क्या आएगा, यह बल एक ही पदार्थ के अंगों को, खैर यहाँ पे अलग अलग आएगा ना, ठीक है। और ससंजक बल की बात करूं तो यह बल एक ही पदार्थ के, ससंजक बल जो हो गया एक ही पदार्थ के अंगों को बांधता है, एक ही प्रकार के पदार्थों को, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा और ससंजक में जो है एक ही प्रकार के जो है पदार्थ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको जो है याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, फेसबुक की उन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट के नाम क्या थे जिन्हें बंद कर दिया गया था। तो फेसबुक के द्वारा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट बनाए गए थे जिन्हें जो है बाद में बंद कर दिया गया था, उन्हीं का नाम पूछा गया है। तो उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था बॉब और एलिस। इनको जो है बॉब और एलिस को जो है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थे, इनको जो है किसके द्वारा बनाया गया था, फेसबुक के द्वारा बनाया गया था, लेकिन बाद में इनको जो है बंद कर दिया गया था। आप मुझे ये बताएंगे आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है एआई, इसका निर्माण किसने किया है। ठीक है, ये बताना एआई को किसने स्थापित किया है, या फिर एआई का संस्थापक कौन है। ठीक है, एआई का संस्थापक कौन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है। तो फुलानी एनुस जारवा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, धारू कहाँ की हो जाएगी, थारू, थारू ये उत्तराखंड की हो जाएगी, यूके की, ठीक है। तो ये जो जारवा जनजाति है, ये किस भारत के किस जो है कहाँ पर निवास करती है, तो ये भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है, अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार में ये जो है निवास करती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, जल्लीकट्टू से संबंधित पूछा गया है, जल्लीकट्टू क्या है। तो जल्लीकट्टू क्या हो जाएगा, तो जल्लीकट्टू हो जाएगा तमिलनाडु में लोकप्रिय पारंपरिक बैल को काबू करने का एक खेल है। तो जल्लीकट्टू क्या है, तमिलनाडु में एक लोकप्रिय पारंपरिक बैल को काबू करने का एक खेल है। वैसे आपने टीवी में भी देखा होगा, एक हॉलीवुड के अंदर आते हैं ना, जो बैल को जो सांड होता है उसको काबू करने की कोशिश करते हैं, उससे खेलते हैं। तो ऐसा ही भारत के अंदर तमिलनाडु के अंदर जो है एक पारंपरिक बैल को काबू करने का जो खेल है वो खेला जाता है, इसी को जो है जल्लीकट्टू बोला जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है, समुद्री शैवाल का रंग लवकों में मौजूद वर्णकों पर निर्भर करता है, इनमें से कौन सा वर्णक शैवाल के हरे रंग का कारण होता है। तो कौन सा होता है, क्लोरोफिल के कारण जो है हरे रंग का निर्माण होता है, ठीक है। बेसिक सी चीज है, हरा रंग आपको कहीं भी दिखे उसका मतलब है क्लोरोफिल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है, राजस्थान जिसकी राजधानी जयपुर हो जाएगी, ठीक है, किस समुदाय ने पिछली 3 शताब्दियों से ब्लॉक प्रिंटिंग को जारी रखा है। तो राजस्थान की ऐसी कौन सी समुदाय की जो है, किस समुदाय ने, ठीक है, राजस्थान के अंदर किस समुदाय ने पिछली 3 शताब्दियों से जो है प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग को जारी रखा है। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये छिप्पा समुदाय है राजस्थान का, ठीक है। छिप्पा समुदाय ने जो है पिछली 3 शताब्दियों से राजस्थान में ब्लॉक प्रिंटिंग को जो है जारी रखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया, कालबेलिया लोक एवं नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो ये भी जो है राजस्थान से संबंधित हो जाएगा। कालबेलिया लोक नृत्य जो है हमारा, ये भारत के राज्य से संबंध रखता है, ठीक है। उसके बाद आप याद रख लेना भाई, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला हो जाएगी, महाराष्ट्र की मुंबई हो जाएगी, राजस्थान की जयपुर हो जाएगी, मध्य प्रदेश की भोपाल हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है, पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है। तो सबसे पहले आप ये रखेंगे, पहला जो रेलवे विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर है, वडोदरा गुजरात के अंदर है।
पहला जो हमारा रेल विश्वविद्यालय है ये वडोदरा गुजरात के अंदर है और इसको कब स्थापित किया गया था? 15 दिसंबर 2018 को। ठीक है, 15 दिसंबर 2018 को पीयूष गोयल ने वडोदरा में भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय खोला था और इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा राष्ट्रीय खेल एवं परिवहन संस्थान जो है इसका नाम है। मैंने खेल बोल दिया शायद, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान जो है इसका नाम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है 2014 में पद्म श्री पुरस्कारों से सम्मानित किए जाने वाले सारंगी वादक का नाम बताइए। ये 2014 का पूछा गया है भाई। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उस्ताद मोइनुद्दीन खान को जो है 2014 में पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। सारंगी वादक थे ये। अब आप जो है पद्म पुरस्कार के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि पद्म जो पुरस्कार हैं इसका जो है कंप्लीट वीडियो हमने बना दिया है, आपको चैनल पर मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर, इस नाम से जो है आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उसी के अंदर जो है पहला टॉपिक डाला गया है पद्मा अवार्ड। ठीक है, इसको आप कंप्लीट देख लेना। कंप्लीट जानकारी आपका हिस्ट्री से लेके करंट अफेयर, अभी जो 2025 में अवार्ड अनाउंस किए गए हैं पद्मा अवार्ड, उनको भी जो है बता दिया गया है। करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके, हिस्ट्री से भी जो है कंप्लीट जो आपका टॉपिक रहने वाला था पहला टॉपिक करवा दिया है। नेक्स्ट 2 टॉपिक जो है वो सैटरडे और इसी सैटरडे और संडे को आएंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो ऐसे हम स्टैटिक प्लस करंट अफेयर भी कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयं योजना का लक्ष्य क्या है? तो भारत द्वारा शुरू की गई थी स्वयं योजना, तो इसका जो लक्ष्य है वो क्या हो जाएगा? शिक्षा का अधिगम, समानता एवं गुणवत्ता इसका जो है मुख्य लक्ष्य है। और स्वयं योजना को जो है कब शुरू किया गया था? जून 2021 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, स्वयं योजना को जून 2021 में शुरू किया गया था और इसका जो लक्ष्य है शिक्षा का अधिगम, समानता एवं गुणवत्ता जो है इसका मेन फोकस है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो 17 में क्या भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय था। इसके बारे में मैं जो है काफ़ी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। 1857 का जो विद्रोह हुआ था ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, या फिर इसको सिपाही विद्रोह भी बोलते हैं। ठीक है, किसने शुरू किया था? ये बैरकपुर से शुरू हुआ था। ठीक है, बैरकपुर किसने शुरू किया था? मंगल पांडे ने शुरू किया था। कब शुरू हुआ था? 10 मई 1857 को। ठीक है, 1857 को शुरू हुआ था। वैसे तो जो मुगल साम्राज्य के बादशाह थे वो तो जो है ये थे, क्या नाम है इनका, बहादुर शाह द्वितीय थे। लेकिन जो वास्तविक सत्ता थी वो किसके हाथ में थी? बख्त खान के हाथ में थी। बख्त खान के हाथ में थी। इतनी चीज़ें आप इसके बारे में याद रखेंगे। उसके बाद जो है मैं आपको जो मुगल साम्राज्य के जो है शासक हुए हैं उनके जो है कालक्रम बता दूं। मुगल साम्राज्य के जो है मुगल साम्राज्य, सबसे पहले कौन आएंगे? बाबर आएंगे। बाबर के बाद कौन आएगा? हुमायूं आएगा। हुमायूं के बाद कौन आएगा? अकबर आएगा। अकबर के बाद कौन आएंगे? जहांगीर आएंगे। जहांगीर के बाद कौन आएगा? औरंगजेब आएगा। ठीक है, जहांगीर के बाद कौन आएगा? औरंगजेब आएगा। नहीं, औरंगजेब से पहले शाहजहां भी आएगा यार, शाहजहां। ठीक है, शाहजहां आएगा। शाहजहां के बाद औरंगजेब आएगा।
ठीक है, औरंगजेब के बाद क्या आएगा? बहादुर शाह आएगा, बहादुर शाह। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम यहाँ पे देखने को मिल गया ना। बहादुर शाह द्वितीय कहाँ देखने को मिलेगा? द्वितीय 1857 में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया बहादुर शाह प्रथम। इसके बाद कौन आएगा? जहांदार शाह। जहांदार शाह के बाद कौन आएगा? तो ये आएगा फर्रुखसियर, फर्रुखसियर। फर्रुखसियर ने ही जो है परमानेंट इनको दीवानी प्रदान की थी अंग्रेजों को। ठीक है, फर्रुखसियर आएगा। फर्रुखसियर के बाद कौन आएगा? मोहम्मद शाह आएगा, जो 1764 का जो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था ना, उसमें जो है ये फर्रुखसियर हार गए थे, तीनों मिलकर हार गए थे। और जो है उसके बाद 1765 में जो है दीवानी प्रदान कर दी गई थी फर्रुखसियर के द्वारा औरंगजेबों को। ठीक है, मोहम्मद शाह आएगा, पहले फर्रुखसियर आएगा, फर्रुखसियर के बाद मोहम्मद शाह आएगा। मोहम्मद शाह के बाद कौन आएगा? अहमद शाह, अहमद शाह। और अहमद शाह के बाद कौन आएगा? तो ये आएगा आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय के बाद कौन आएगा? तो आलमगीर द्वितीय के बाद आएगा अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय, उसके बाद आएगा बहादुर शाह द्वितीय। ये 1857 में आ गया बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय। तो ये सारे मैंने कालक्रम बता दिया, कौन कौन राजा रहे, कौन कौन बादशाह रहे हैं मुगल साम्राज्य के द्वितीय। ठीक है, आप सभी जानते हैं जो पानीपत की पहली लड़ाई थी कब हुई थी? ये हुई थी 1526 में हुई थी। ठीक है, 1526 में जो है इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने जो है मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, माफ कीजिएगा 18 में। 18 में कहा गया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य के रूप में नामांकित की जाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताइए। तो सबसे पहले आप याद रखना अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो है स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894, 23 जून 1894 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। पहला आधुनिक ओलंपिक कब हुआ था? पहला आधुनिक ओलंपिक 1896 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? एथेंस में हुआ था। ठीक है, एथेंस में 1896 में हुआ था। और शीतकाल ओलंपिक कब शुरू हुए थे? शीतकालीन ओलंपिक, ओलंपिक ये हुए थे 1924 में। ठीक है, 1924 में जो है शीतकालीन ओलंपिक जो है शुरू हो गए थे। अब बात करते हैं राइट ऑप्शन की, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये नीता अंबानी जो है ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य के रूप में नामांकित की जाने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम जो है प्रस्तावित किया था? किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने किया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये 1878 में जो देसी भाषा प्रेस अधिनियम था ये लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण अभिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण की जो अभिकरण की जो स्थापना है ये कब की गई थी? तो ये की गई थी दिसंबर 1970 में। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हिमालय के बाह्य भाग को क्या कहा जाता है? तो शिवालिक कहा जाता है हिमालय के बाहरी भाग को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो 22 में कहा गया है निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? तो कौन सा आधारित था भाई? ये राइट ऑप्शन हो जाएगा 1793 1773। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा विनियम अधिनियम, यानी कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था,
रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यही जो है भारतीय अधिनियम भारतीय ब्रिटिश अधिनियम प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था, विनियम अधिनियम 1773। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और चार्टर ये प्रथम था, प्रथम चार्टर अधिनियम। प्रथम चार्टर अधिनियम कब आया था? 1793 में आया था। दूसरा कब आया था? दूसरा जो है 20 साल के बाद आया था, 1813 के अंदर आया था। ठीक है, 1813 के बाद कब आया था? 1833 में आया था। और 1833 के बाद कब आया था? 1853 में आया था। ठीक है, ये चार्टर अधिनियम ऐसे आए थे। पिट्स इंडिया अधिनियम कब आया था? ये 1784 में आया था। और ये किसकी जो है समीक्षा करने के लिए आया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट की समीक्षा करने के लिए जो है पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 में कहा गया भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी निर्मित है ये। और ये जो पहली इंजन रहित रेलगाड़ी है इसका नाम वंदे भारत है। इसको पहले ट्रेन 18 कहा जाता था, ट्रेन 18। तो ये ट्रेन 18 भी नाम दिया जा सकता है, याद रखना। ट्रेन 18 को ही वंदे भारत एक्सप्रेस जो है नाम दिया गया है। ठीक है, ट्रेन 18 भी याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की बात हो रही है भाई यहाँ पे, जो आपका एग्जाम करवाती है ना एनटीए, इसकी स्थापना वर्ष पूछा गया है। तो एनटीए का जो स्थापना वर्ष है परीक्षाएं आयोजित करने हेतु की गई थी, तो कब इसका जो है गठन किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2017 में जो है एनटीए की स्थापना की गई थी, एनटीए एस्टैब्लिशमेंट, ईएसटी। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 2017 के अंदर। 25 की बात करूँ तो 25 का जो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से किस देश ने अक्टूबर नवंबर 2019 में आयोजित 35वें आसियान शिखर सम्मेलन की जो मेज़बानी है वो निभाई थी? 2019 वाला याद नहीं रखना है भाई, लेटेस्ट जो अभी आसियान हुआ होगा 2024 में, तो वो आपको देख लेना कहाँ पर आयोजित किया गया था। आसियान की मैं बारे में बता देता हूँ, आसियान की स्थापना कहाँ और कब हुई थी? आसियान, तो आसियान की जो स्थापना है ये कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को, 8 अगस्त 1967 को इसकी जो है स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर हो जाएगा? जकार्ता में हो जाएगा, जकार्ता में हो जाएगा। और जकार्ता किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया की, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया की ये राजधानी हो जाएगी। और आप इसके बारे में ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, बस अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखना, आसियान की स्थापना और हेडक्वार्टर। अभी 2024 वाला बस ये देख लेना, आईसीआई जो आसियान है वो कहाँ आयोजित किया गया था और कौन से नंबर का था। ठीक है, ये आप जरूर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करूं, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किसकी दिशा निर्देशन में की गई थी? तो डॉक्टर होमी जे भाभा के निर्देशन में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो ये की गई थी भाई 1945 में, 1 जून 1945 में, 1 जून 1945 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना जो है कहाँ जो है मुंबई में इसकी जो है स्थापना की गई थी, टाटा फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना। ठीक है, उसके बाद भाभा की स्थापना कब हुई? BHA भाभा, भाभा यानी बार्क की, सॉरी मैं अभी क्या बता रहा हूँ, बार्क की स्थापना आप याद रखेंगे। बार्क की स्थापना कब हुई थी? तो बार्क की स्थापना 1954 में हुई थी। ठीक है, बार्क की स्थापना जो है 1954 में हुई थी। और आप क्या याद रख सकते हैं, ये जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और 1954 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और डॉक्टर होमी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने इसकी स्थापना की थी। भारत का परमाणु का जनक जो है भाभा को ही बोला जाता है। और इसके साथ आप क्या याद रख सकते हैं? डीआरडीओ को याद रख सकते हैं। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। CSIR की स्थापना कब हुई थी? 1942 में हुई थी। ठीक है, ये सारे ईयर्स भी जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद जो है एक और चीज़ याद रखना, भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर था
ये कब स्थापित किया गया था रिएक्टर? इसका नाम क्या था? अप्सरा। अप्सरा। ये कब जो है निर्माण किया गया था इसका? 1956 में इसका जो है निर्माण किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई पूछा गया है, एसआई यूनिट पूछी गई है शक्ति की, तो वाट जो है शक्ति की एसआई यूनिट हो जाएगा। एम्पियर किसकी यूनिट हो जाएगी? तो एम्पियर जो है विद्युत धारा की जो है यूनिट हो जाएगी, विद्युत धारा की। वोल्ट किसकी हो जाएगी? वोल्ट हो जाएगी विद्युत विभव की। केल्विन का आप सभी जानते हैं, तो केल्विन की क्या हो जाएगी? थर्मोडायनेमिक। डायनामिक। ठीक है, थर्मोडायनेमिक तापमान मापने की। तापमान मापने की। ठीक है, ये तीनों भी जो है आप याद रखेंगे, विद्युत धारा, विद्युत विभव और थर्मोडायनेमिक। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है, कुमार मंगलम बिड़ला समिति की स्थापना भारतीय अर्थव्यवस्था के इनमें से किस क्षेत्र पर ध्यान देने के लिए की गई थी? तो ये जो कुमार मंगलम बिड़ला समिति है, इसकी स्थापना किस पर फोकस करने के लिए जो है की गई थी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कॉरपोरेट गवर्नेंस जो क्षेत्र था, इस पर ध्यान देने के लिए जो है मंगलम बिड़ला समिति की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है 2018 में प्रक्षेपित भारतीय मिसाइल पृथ्वी 2 की विशेषताएं क्या है? तो ये पृथ्वी 2 भारत की मिसाइल है, 2018 में जो है इसको प्रक्षेपण किया गया था इसका। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हो जाएंगी? तो इसकी मुख्य विशेषता हो जाएंगी, यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, पृथ्वी 2 जो है हमारी एक बैलिस्टिक मिसाइल है, यह एक स्वदेशी मिसाइल है और इसको किसने बनाया है? डीआरडीओ ने इसको बुलाया है। ठीक है, डीआरडीओ ने इसको बनाया है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। ठीक है, ठीक है, ये स्वदेश निर्मित है, हमारी बैलिस्टिक मिसाइल है और ये सतह से सतह पर वार करती है, मतलब जमीन से जमीन पर वार करती है, सतह से सतह। सतह से सतह पर ये वार करती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया है? 30 में कहा गया, मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व संग्रहण करने और दीवानी मामलों का निस्तारण करने का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो ये 1765 में किया गया था। अभी ऊपर जो मैं आपको बता रहा था इसी के बारे में बता रहा था। 1765 में जो है ये दीवानी का अधिकार जो है पूर्ण रूप से मुगलों ने जो है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को दे दिया गया था। अब इसके बारे में मैं बता देता हूँ। मुगल सम्राट जो था उस समय शाह आलम द्वितीय ने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी थी। दीवानी देने का मतलब क्या था? जमीन से जो राजस्व वसूलने का अधिकार था उसको जो है दीवानी अधिकार पाने की जो वजह थी यही थी। इसके बारे में क्या है, बक्सर की लड़ाई हार के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिए थे। तो आपको जो बक्सर की लड़ाई है मैंने बता दिया है, बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1764 में लड़ी गई थी बक्सर की लड़ाई। ठीक है, बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1764 में लड़ी गई थी। और ये जो है किस किस ने लड़ी थी? अंग्रेजों ने मीर कासिम सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को हराया था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद क्या याद रखेंगे? प्लासी का युद्ध याद रखेंगे। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 में हुई थी। ठीक है, वांडीवाश का युद्ध कब हुआ था?
ये 1760 में हुआ था, ठीक है। फ्रांसीसी और इंग्लैंड के अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज जो है इसके अंदर जीत गए थे। और वांडीवाश के युद्ध में जो है यहाँ से जो है फ्रांसीसियों का जो राजस्व था, मतलब जो वर्चस्व था, वो खत्म हो गया था भारत से पूरा, ठीक है। मतलब फ्रांसीसी यहाँ से खत्म हो गए थे वांडीवाश युद्ध से, ठीक है। और 1764 बक्सर के युद्ध से जो है निर्णय हो गया था कि अब भारत पर जो है अंग्रेज ही जो है शासन करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया प्रथम ऑनलाइन प्रोग्राम निष्ठा का शुभारंभ मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा डैश में किया गया था। तो ये प्रथम ऑनलाइन प्रोग्राम था निष्ठा, ठीक है। ये निष्ठा प्रोग्राम का जो है शुभारंभ कब किया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो निष्ठा प्रोग्राम को जो है शुभारंभ कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था भाई आंध्र प्रदेश जो है इसको शुरू किया गया था, ठीक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। निष्ठा प्रोग्राम को कहाँ से शुरू किया गया था, आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया। 32 में बोला गया है संचार के लिए हाथी 103 डेसिबल तक की तीव्रता का शोर उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन वह निबंध आवृत्ति वाली ध्वनि का उपयोग करते हैं जिनमें से कुछ भूमि से होकर गुजरती हैं। यह ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं, तो यह ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं, अवध्वनि यह ध्वनियाँ कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया पीली क्रांति किससे संबंध रखती है, तो पीली क्रांति जो है तिलहन से संबंधित रखती है। दुग्ध से संबंधित कौन सी रखती है, श्वेत क्रांति रखती है। उसके बाद जो है मत्स्य उत्पादन से कौन सी रखती है, तो ये जो है मत्स्य उत्पादन जो है नीली क्रांति रखती है, ठीक है। और मैं बता देता हूँ कुछ एक क्रांतियाँ और यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जैसे हरित क्रांति हो जाएगी, ये खाद्यान्न से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद और कौन कौन सी हो जाएगी, पीली क्रांति हो गया क्या, पीली क्रांति तिलहन से हो गया है। उसके बाद क्या है, गोल्डन रेवोल्यूशन हो जाएगा फ्रूट्स हनी एंड हॉर्टिकल्चर से। गुलाबी क्रांति किससे हो जाएगी, प्याज से। गुलाबी क्रांति हो जाएगी प्याज से, ठीक है। उसके बाद और कौन सी हो सकती है, जो श्वेत क्रांति दुग्ध से हमने देख ही लिया। लाल क्रांति हो जाएगी मांस से। ये क्रांतियां भी जो है आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो 34 में क्या कहा गया, वर्तमान अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र प्रतीक को 7 दिसंबर 1946 को मंजूरी दी गई थी। प्रतीक में प्रदर्शित जैतून की शाखाएं क्या दर्शाती है, तो जो ये लोगो है, जो संयुक्त राष्ट्र है, प्रतीक को 7 दिसंबर 1946 को मंजूरी दी गई थी। जो लोगो है ना भाई संयुक्त राष्ट्र का, उसको मंजूरी कब दी गई थी, दिसंबर 1946 में दी गई थी। उसी लोगो के अंदर जो है जैतून की शाखाएं दिखती हैं, जैतून की शाखाएं। तो जैतून की शाखाएं क्या दर्शाती हैं, तो ये क्या दर्शाती हैं, तो ये दर्शाती है पूरे विश्व में शांति। संयुक्त राष्ट्र की बात करूँ तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है, माफ़ कीजिएगा, इसकी जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क में, ठीक है। इसके मुख्य 6 अंग है, 6 अंग मैं बता चुका हूं, पिछली वीडियोस आप देख लेना। और इसके जो स्थायी सदस्य हैं कितने हैं, 5 स्थायी सदस्य हैं, स्थायी 5 सदस्य, ठीक है। ये चीजें भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में वीआर का पूर्ण रूप क्या है, तो कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में जो वीआर का पूर्ण रूप हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तो वर्चुअल रियलिटी जो है वीआर की फुल फॉर्म हो जाएगी वर्चुअल रियलिटी। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करूं तो क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से अंतर महाद्वीपीय देश हैं, तो अंतरीय महाद्वीपीय जो देश है वो हो जाएंगे तुर्की और जॉर्जिया जो है अंतर महाद्वीपीय देश हो जाएंगे, ठीक है। ये आज के जो है टॉप क्वेश्चन थे जो हमने देख लिए आरआरबी पीवाईक्यू सीरीज के। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। पीवाईक्यू सीरीज को डेफिनेटली आपको जो है अंत तक देखना है। पीडीएफ जो है वो कम्प्लीटली पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करना है, ठीक है।
लाइक और शेयर करना है और आपको कुछ भी नहीं करना, अपनी तैयारी ऐसे करते रहें। कोई भी अगर आपका डाउट है, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। कोई सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन भी दे सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।